दोस्तों नमस्कार। राजनीति के जिस मुहाने पर उद्धव ठाकरे खड़े हैं उसमें कहा जा सकता है कि यह चुनाव उद्धव ठाकरे के अस्तित्व से जुड़ा हुआ है और सियासी तौर पर एकनाथ शिंदे जिस पायदान पर खड़े हैं यह भी कहा जा सकता है कि यह चुनाव सियासत की एक आखिरी चाल है। यानी ध्यान दीजिए, महाराष्ट्र की राजनीति में एक तरफ उद्धव ठाकरे और दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे, दोनों ही सियासत की ऐसी पारी इस चुनाव में चलने वाले हैं जिसके बाद या तो उनका अस्तित्व बचेगा या नहीं बचेगा। दरअसल इस सवाल को बीजेपी बाखूबी जानती है, समझती है और इसीलिए बीजेपी को भी इसका एहसास है कि अगर चुनाव परिणाम कुछ इस तर्ज पर आ गए जहां किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला तो इसका मतलब बहुत साफ है कि चुनाव परिणामों के बाद भी एक बड़ी सियासत महाराष्ट्र की राजनीति में हो सकती है। लेकिन अभी तो सवाल चुनाव से पहले का है। अभी तो सवाल गठबंधन के भीतर सीटों के तालमेल ना हो पाने का है। जिस तर्ज पर बीजेपी निकल पड़ी, एकनाथ शिंदे रूठ गए। उनका मानना है कि लोकसभा चुनाव में जितनी बड़ी ताकत के साथ वो उभर कर आए वो चुनौती देने की स्थिति में बीजेपी की राजनीतिक जमीन को भी है। और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की राजनीति में एक दौर में सियासत चाहे साधते चले आए हों, लेकिन लोकसभा चुनाव में कांग्रेस जिस तर्ज पर आगे बढ़ी उसमें महाराष्ट्र की राजनीतिक जमीन कांग्रेस के लिए एक नए तरीके से बिछती हुई नजर आई और इसलिए कांग्रेस कहीं ज्यादा सीट चाहती है। लेकिन सवाल क्या वाकई सिर्फ सीटों की उलझन का है या सीटों को लेकर भी जिन इलाकों में कांग्रेस मजबूत है? लोकसभा चुनाव जाहिर है आखिरी चुनाव था, उसके बाद की परिस्थितियां उसी तर्ज पर सीटों का वितरण मांगती। तो ऐसे में विदर्भ और मराठवाड़ा दोनों के इलाकों को मिलाइएगा तो तकरीबन 108 सीटें विधानसभा की विदर्भ और मराठवाड़ा में है। और शिवसेना, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस, इनकी लड़ाई विदर्भ और मराठवाड़ा की सीटों को लेकर ही चल रही है। और यह चलते चलते क्या वाकई ऐसी परिस्थिति है जिसमें इस बात का जिक्र कहीं से निकल कर आ गया कि उद्धव ठाकरे ने मुलाकात देवेंद्र फडणवीस से की है? देवेंद्र फडणवीस विदर्भ से आते हैं, यानी नागपुर से आते हैं। उद्धव ठाकरे की राजनीति मुंबई से शुरू होती है और मुंबई में वर्चस्व शिवसेना का रहा है। लेकिन अगला सवाल यह भी है, जब शिवसेना टूटी तो उसके बाद वो ठाणे का इलाका हो, कल्याण का इलाका हो, कोंकण का इलाका और कुछ हद तक मुंबई का भी इलाका हो, वहां पर एकनाथ शिंदे ने अपनी मौजूदगी दिखा डाली। और एकनाथ शिंदे इसी तर्ज पर ज्यादा सीट चाहते थे। वो चाहते थे कम से कम 100 सीटें उन्हें मिलनी चाहिए। तो क्या एकनाथ शिंदे भी समझ गए कि इस दौर में अगर वाकई मुलाकात देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे की हो रही है तो उस बिसात में वह प्यादे हो जाएंगे? और राजनीति में प्यादे का कोई काम होता नहीं है। वजीर बनकर चल सकते हैं तो चलिए। यह कोई ऐसे शहमात का खेल चुनाव के वक्त नहीं होता है जहां पर आप वजीर और प्यादे को एक तरीके से देखने की स्थिति में आ जाएं। लेकिन अगला सवाल यह भी है, क्या बीजेपी भी इस बात को मान रही है कि अपने बूते सत्ता में आना उसके बूते के बाहर है? और खास तौर से विदर्भ और मराठवाड़ा, यहां पर तो बीजेपी के लिए बहुत ही मुश्किल है। और उस मुश्किल होने की वजह एक तरफ मराठा आरक्षण का सवाल है, दूसरी तरफ विदर्भ में बाबा साहब अंबेडकर या कहें दलित आंदोलन या कहें संविधान का सवाल है। और इन परिस्थिति में जो वोटों का ध्रुवीकरण जिस तर्ज पर पूरे मराठवाड़ा और विदर्भ में हो रहा है वहां बीजेपी के लिए टिकना मुश्किल है। तो क्या मुलाकात के सिलसिले की बात इस हद तक गई कि अगर शिवसेना विदर्भ और मराठवाड़ा में ज्यादा सीटों पर लड़ती है तो कांग्रेस सिमट जाएगी? और क्या कांग्रेस को इस डील का एहसास हो गया, इसीलिए कांग्रेस ने फुसफुसाहट तरीके से नहीं बल्कि अपने लोगों के बीच खुलकर यह कहने से चूके नहीं कि दरअसल यह डील चुनाव के बाद को लेकर भी हो रही है। यानी कांग्रेस का वोट या कांग्रेस की सीटें विधानसभा के चुनाव में ना बढ़े या फिर ऐसी सिचुएशन कांग्रेस के साथ रहे जहां पर वो सत्ता में ना आ पाए, या फिर ऐसी स्थिति शिवसेना की हो जाए कि उसके बगैर कोई भी ग्रुप, शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे, उनकी हो जाए कि कोई भी ग्रुप उनके बगैर सत्ता बना पाने की स्थिति में ना हो।
यह एक नए तरीके की राजनीति है जिसमें अपनी बार्गेनिंग यानी सौदेबाजी को बढ़ाने की परिस्थिति में शिंदे भी कई बार दरवाजा शरद पवार का ठकठका रहे हैं। क्यों ठकठका रहे हैं और शरद पवार इस दौर में आखिर मध्यस्थता शिवसेना के उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के बीच कराने के लिए क्यों बेबस नजर आ रहे हैं? और इन सब के बीच दिल्ली में बैठा हाईकमान कांग्रेस का इस बात को समझ रहा है कि इस बार अगर परिस्थिति उसके हाथ से फिसल गई तो पूरा कांग्रेस का जो उत्साह है, जो कैडर है, वो खत्म हो जाएगा। तो आज बात इसी से शुरू की जाए कि दरअसल इस सियासत के भीतर के पेच में क्या वाकई देवेंद्र फडणवीस के साथ उद्धव ठाकरे की मुलाकात और वह मुलाकात कोई एक नए गुल को खिला सकती है? क्योंकि एक न्यूज चैनल ने जब अपने स्क्रीन पर यह चलाना शुरू किया कि मुलाकात हुई है तो शिवसेना ने चुप्पी थाम ली, कांग्रेस ने भी चुप्पी थाम ली। सूत्र कांग्रेस के बताए जा रहे थे और एक तरफ जब यह बात निकल कर आई कि एकनाथ शिंदे अपने तर्ज पर शरद पवार के दरवाजे को खटखटा रहे हैं और शरद पवार उस पॉलिटिशियन की तर्ज पर हैं जहां उनका दरवाजा हर किसी के लिए खुला हुआ है, तो क्या महाराष्ट्र की राजनीति इस तर्ज पर खुलकर खड़ी हो गई है जहां पर गजब नहीं बल्कि कोई बड़ा गेम आने वाले वक्त में आपको दिखाई दे जाए? और कल अगर सीटों का तालमेल नहीं होता है तो उसके बाद क्या होगा जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस के बीच अटकी हुई है? इन परिस्थितियों के भीतर बातचीत की हम शुरुआत हमें लगता है कि शिवसेना से करनी चाहिए। संजय राउत, कांग्रेस नेशनल पार्टी है, बीजेपी इंटरनेशनल पार्टी है, हम तो एक रीजनल फोर्स पर हैं और हम जमीन की राजनीति को साधते हैं और करते हैं। बात यहीं से शुरू हुई और बात यहीं पर खत्म हुई नहीं, लेकिन शुरू कैसे हुई सुना जाए। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी से भी बड़ी पार्टी है। अब ये कांग्रेस तो हर विश्व में भी अनेक राष्ट्र में भी कांग्रेस के नाम से बहुत सी पार्टियां हैं, जैसे अफ्रीका में है और किसी तो बड़ी पार्टी है, बहुत ही बड़ी पार्टी के साथ हम क्या बात करें भाई। तो दिल्ली में उनका हाईकमांड है, उनसे बात हो रही है। महाराष्ट्र के सभी नेता हमारे मित्र हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी इंटरनेशनल पार्टी है, इसलिए हमारी उनसे जमीन नहीं ज़्यादा। कभी इंटरनेशनल पार्टी से हम क्या बात करें? जमीन पर काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, हम महाराष्ट्र के हित में काम करने वाले कार्यकर्ता है और हम सबसे पहले देश हित को सबसे ऊपर मानते हैं। दरअसल शिवसेना कई सीटें चाहती है और उन कई सीटों में सबसे बड़ा हिस्सा विदर्भ का है, वहां की तकरीबन 11-12 सीटें और मराठवाड़ा की 8 सीटें। लेकिन सवाल यह है कि जिन सीटों की वो मांग कर रही है उन सीटों पर ना तो वह 2019 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर पाई और ना ही 2024 के लोकसभा चुनाव में उसे वहां पर जीत मिली। बावजूद इसके वो हट क्यों कर रही है? इस हट के पीछे की परिस्थितियां क्या बीजेपी की राजनीति के साथ जुड़ी है और एक हिंदुत्व वोट बैंक जो महाराष्ट्र की राजनीति के भीतर बीते 1.5-2 दशकों से लगातार गूंज रहा है। हम कह सकते हैं खास तौर से विलासराव देशमुख जो कांग्रेस के आखिरी मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी मौजूदगी रही, उसके बाद से मराठवाड़ा की राजनीति भी डगमगाती हुई सी कांग्रेस के लिए दिखाई दी। लेकिन उससे पहले जरा एक एक चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि महाराष्ट्र के भीतर विदर्भ और विदर्भ की 62 सीटें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। इन 62 सीटों पर से कांग्रेस ने जो जीत हासिल की थी वह 15 सीटों पर हासिल की थी, लेकिन लोकसभा के चुनाव में वह 5 लोकसभा की जो सीटें जीत कर लाई उसने लगभग 32 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का वर्चस्व दिखा दिया। यानी एक झटके में 2019 के विधानसभा से दुगनी सीटों की स्थिति में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस आकर खड़ी हो गई। वहीं शिवसेना विधानसभा का चुनाव जब 2019 में था उस वक्त वो 12 सीटें ही जीत पाई थी, तब एकनाथ शिंदे अलग हुए नहीं थे। लेकिन इस बार अगर दोनों को मिला भी दीजिएगा तो भी अपने तौर पर ये 4 सीट ही जीत पाए। 4 सीट का मतलब है 24 सीट। 4 सीट दरअसल मराठवाड़ा को मिलाकर है। सिर्फ विदर्भ के भीतर
शिवसेना एक सीट जीत पाई जो उद्धव ठाकरे की सीट है, उसमें मतलब वो लगभग 6 विधानसभा सीटों पर आगे रही। कांग्रेस 32 विधानसभा सीटों पर आगे रही। एनसीपी 6 विधानसभा सीटों पर आगे रही। लोकसभा चुनाव में एनसीपी 6 ही विधानसभा सीटों पर 2019 में भी आगे थी, लेकिन बिना टूटी हुई शिवसेना सिर्फ 12 सीटों पर आगे थी। और जो सीटें उसे मिली है उससे हटकर वो चाहती है कि गोंदिया की सीट, भंडारा की सीट, बल्लारपुर की सीट, चंद्रपुर की सीट, गढ़चिरौली के भीतर तीनों सीट यानी गढ़चिरौली, आरमोरी और अहेरी, और इसके अलावे भद्रावती, वरोरा, रामटेक, दक्षिण नागपुर, चिमूर, कामठी, ये सारी सीटें वो चाहती हैं कि उसे मिल जाए। लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण यह है कि किसी भी सीट पर 2019 के चुनाव में शिवसेना सामने थी नहीं, सिर्फ एक भद्रावती वरोरा की सीट थी जिसमें वो दूसरे नंबर पर आई थी, जीत कांग्रेस को मिली थी। इसके अलावे किसी भी सीट पर वो नहीं थी, बीजेपी की मौजूदगी जरूर थी। लेकिन यह भी समझना होगा कि गोंदिया इंडिपेंडेंट जीते थे, भंडारा इंडिपेंडेंट जीते थे, चंद्रपुर इंडिपेंडेंट जीते थे, और इन सब के साथ रामटेक की सीट भी इंडिपेंडेंट जीते थे। इनको शिवसेना ने अपने साथ शामिल कर लिया। कोई एकनाथ के साथ चले गए, कोई उद्धव ठाकरे के साथ चले गए। लेकिन इन जगहों पर कांग्रेस कई सीटों को जीतकर आई थी। अगर उस दौर को भी याद कीजिए तो खास तौर से भद्रावती वरोरा की सीट को आपको देखना होगा। और इस परिस्थिति में एनसीपी अहेरी की सीट जीती थी, वह भी शिवसेना चाहती है। तो बात क्या सिर्फ इतनी सी है कि 12 सीटें यहां की, 8 सीटें मराठवाड़ा की। अगर आप इन दोनों को मिला देते हैं, मराठवाड़ा और विदर्भ की सीटें, तो यहां पर कुल 108 सीटें निकल कर आती है। 62 सीट विदर्भ की और 46 सीट मराठवाड़ा की। कांग्रेस 23 विधानसभा सीटों में 108 सीटों में से 2019 में आगे थी, लेकिन लोकसभा के चुनाव में वह 44 सीटों पर आगे थी। 44 भी नहीं कहें, 48 सीटों पर आगे थी। शिवसेना, मिली जुली शिवसेना 24 सीटों पर आगे थी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना लोकसभा में 24 सीटों पर आगे थी। एनसीपी 14 सीटों पर आगे थी जो टूटी नहीं थी, लेकिन वही 12 सीटों पर आगे रही जब लोकसभा के चुनाव आए। अब यहां पर वो सीट क्यों चाहती है, यह सवाल नाना पटोले के जहन में अगर बार बार आ रहा है कि वहां पर यह शिवसेना अपना वर्चस्व तो नहीं लेकिन बीजेपी के लिए एक जमीन खाली करवा रही है कांग्रेस के जरिए, तो नाना पटोले बार बार झगड़ रहे हैं और बताने के लिए वो बार बार दिल्ली आते हैं और इस मैसेज के साथ आते हैं कि अगर आप इन जगहों को परखें जिसकी झगड़े को लेकर हम कर रहे हैं, उसमें अगर विदर्भ की 62 सीटों को देखें तो ध्यान यह भी देना होगा कि अमरावती, रामटेक, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, चिमूर और चंद्रपुर, इन तमाम विधानसभा और लोकसभा की सीटों पर वर्चस्व 2024 में कांग्रेस का रहा। शिवसेना के उद्धव ठाकरे सिर्फ यवतमाल, वाशिम के इलाके में सिमटी रही उद्धव ठाकरे की, और दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे बुल्ढाना में सिमटे रहे। बीजेपी अकोला, नागपुर से आगे निकल नहीं पाई। नागपुर में चूंकि नितिन गडकरी थे, उनकी मौजूदगी वहां पर थी। लेकिन असल खेल मराठवाड़ा के भीतर का भी है, और यह इसलिए है क्योंकि मराठा आरक्षण का सवाल इस दौर में बड़ा हुआ है। लेकिन इन उलझनों के बीच जब दिल्ली पहुंचे नाना पटोले, जो कांग्रेस की तरफ से तमाम डील कर रहे हैं, प्रभारी तो चेन्नी थला हैं, लेकिन संजय राउत को गुस्सा नाना पटोले को लेकर है। इसीलिए वो जिक्र करके, देखिए वो नेशनल पार्टी और उनके हाईकमान दिल्ली में बैठते हैं। कुछ ऐसा ही सवाल जब दिल्ली आए नाना पटोले से पूछा गया तो उन्होंने कहा, जी 30-40 सीटें अटकी हुई हैं, उन पर फैसला अभी हुआ नहीं है, और यह फैसला क्यों नहीं हुआ है इसको हम सुलझा तो लेंगे, लेकिन उसके बाद चंद लोगों के दायरे में उन्होंने बताया दरअसल ये चाहते हैं कि विदर्भ और मराठवाड़ा कांग्रेस की बनी बनाई राजनीतिक जमीन वहां से शिवसेना खिसका दे। और क्यों खिसका दे ये कहने की जरूरत होनी नहीं चाहिए, लेकिन कैमरे के सामने क्या कहा सुनिए जरा। देखो, हमने 96 सीटों पे अभी आज डिस्कशन किया है और हम लोगों ने निर्णय ले लिया है कि जो हमारी जगह अभी भी डिस्कशन में है उस पर हमने कोई चर्चा नहीं की है। और कल हम लोग दिल्ली बम्बई जाकर वहाँ पर हम लोग शरद पवार जी हो, उद्धव जी से हो, इनसे बात करेंगे। जो कुछ 30-40 जगह का
हमारा शेयरिंग प्रॉब्लम हो गया है, उसमें बैठ के हम लोग रास्ता निकालेंगे। ये भूमिका कांग्रेस पार्टी की है। असल में दिल्ली में नाना पटोले को हाईकमान ने हरी झंडी दे दी है। बिल्कुल हार्ड बार्गेनिंग करनी है और विदर्भ और मराठवाड़ा को कांग्रेस अपने हाथों से जाने देना नहीं चाहती है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है, एक तरफ मराठा वोट बैंक की परिस्थितियां जो इस वक्त किसी भी हालत में एनडीए के साथ नहीं, या कहें बीजेपी के गठबंधन जिसमें एकनाथ शिंदे खुद मराठा हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो सिर्फ आश्वासन देते रहे। इसीलिए जारंगे ने कहा कि अब हम अपने लोगों को मैदान में उतारेंगे। और दूसरी तरफ बाबा साहब अंबेडकर दलित संविधान का सवाल जो विदर्भ में खास तौर से सबसे बड़ा हो चला है और राजनीतिक तौर पर उसका गढ़ नागपुर रहा है, जहां पर 1956 में बाबा साहब अंबेडकर ने धर्म परिवर्तन किया था, या कहें जो पहचान विदर्भ के भीतर नागपुर की है वो बाबा साहब अंबेडकर से जुड़ी हुई है। और यह एहसास कम से कम महाराष्ट्र के उस पूरे दलित वोट बैंक के भीतर बड़े जबरदस्त तरीके से समाया हुआ है। अब यहां पर असल खेल शुरू होता है। यह खेल इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि 28% मराठवाड़ा के भीतर जो स्टेट बैकवर्ड कमीशन है उसका कहना है 28% मराठा है। और ध्यान दीजिए, मराठवाड़ा के भीतर से ही कांग्रेस के 4 मुख्यमंत्री निकले हैं। शिवाजी राव पाटिल निलंगेकर, शंकर राव चौहान, विलास राव देशमुख और अशोक चौहान। अशोक चौहान अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं, उनकी बेटी को टिकट दिया गया है। लेकिन कांग्रेस यहां पर बड़े प्रभावी तरीके से हमेशा से लड़ती रही है। और यह भी समझना होगा कि जब अयोध्या का आंदोलन या 90 के दशक में जो आंदोलन चल रहा था, उस दौर में कांग्रेस के वोट बैंक में हिंदुत्व के आश्रय सेंध शिवसेना ने लगाई, बीजेपी ने बनाई। और इन दोनों ने वहां पर अपने अनुकूल राजनीति करने में कोई कोताही नहीं बरती। और 2000 के बाद हैदराबाद से निकलकर ओवैसी भी औरंगाबाद पहुंचे, जो कि अब संभाजी नगर है, और उनका सांसद वहां से जीत कर आया पहली बार, क्योंकि वहां पर मुस्लिमों की वोट ज्यादा है और वोटों का ध्रुवीकरण बीजेपी और शिवसेना अपने अनुकूल कराती रही। AIMIM नए तरीके से निकल कर आई तो चुनाव जीत गई। लेकिन अब दोबारा यह परिस्थिति यह भी समझना होगा कि दरअसल 90 के दशक का आंदोलन, 2000 में AIMIM का घुसना, इन सभी ने कांग्रेस के उस वोट बैंक में ही सेंध लगाई जो एक लिहाज से सबसे ज्यादा मुस्लिम बहुल इलाका था। उसमें औरंगाबाद और नांदेड़ का इलाका था। नांदेड़ के इलाके से अशोक चौहान वहां से शिफ्ट हुए। लेकिन सवाल इसके आगे का है। इस परिस्थिति में यह भी समझिए कि 2024 के चुनाव में मराठवाड़ा में जो 8 MP चुने गए उसमें से 7 मराठा समुदाय के हैं, और एक भी उसमें ऐसा नहीं है जो बीजेपी वहां पर चुनाव जीत पाई। कांग्रेस 3 सीटों पर लेती है, लातूर, जालना और नांदेड़। उद्धव ठाकरे 3 सीटों पर जीतते हैं, धाराशिव जो कि पहले उस्मानाबाद के नाम से जाना जाता था, और हिंगोली, परभणी, इन 3 सीटों पर जीतते हैं। शिवसेना यानी एकनाथ शिंदे छत्रपति संभाजी नगर से जीतती है। सिर्फ एक लातूर की सीट थी जहां पर एक दलित की जीत होती है, और बाकी 7 सीट पर मौजूदगी मराठा वोट बैंक की, मराठा की राजनीति, और इसके जरिए चीजें प्रभावित होती हैं। अब यहां पर अगला सवाल है कि एक तरफ मराठा वोट बैंक जो मराठवाड़ा को प्रभावित करता है, दूसरी तरफ दलितों की पूरी राजनीति, संविधान का सवाल, बाबा साहब अंबेडकर के साथ जुड़ने की परिस्थितियां जो पूरे विदर्भ को प्रभावित करती है। और बीड़ और परभनी को अगर आप परखिएगा तो यहां मराठा, मुस्लिम और दलित, ये कॉम्बिनेशन ऐसा है जिसमें बीड़ में पंकजा मुंडे चुनाव हार गई, जिसमें महादेव झनकार जो कि परभणी से चुनाव लड़ रहे थे वह भी चुनाव हार गए। और शिंदे के जो मराठा उम्मीदवार थे संदीपन भुमारे, वह इसलिए जीते क्योंकि उद्धव ठाकरे ने उनके खिलाफ वहां पर ओबीसी फेस दिया था चंद्रकांत खैरे को, वो चुनाव हार गए। विलासराव देशमुख के बेटे अमित देशमुख लातूर के साथ चेहरे की पहचान है। अशोक चौहान बीजेपी में चले गए, वो उस पहचान को लिए, लेकिन इस पूरे इलाके के जो मुद्दे हैं वह पूरे तरीके से बीजेपी या एकनाथ शिंदे सरकार के खिलाफ जाते हैं। वजह, वहां पर सूखा प्रभावित क्षेत्र है, पानी का संकट गहराते रहता है, सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो बेसिक
एग्रीकल्चर का होना चाहिए वह भी नहीं है। इस पूरे इलाके के 65% आबादी खेती पर निर्भर है और किसानों की बदहाली सबसे ज्यादा सबसे बुरी मराठवाड़ा के भीतर की ही है। यानी राजनीतिक तौर पर मराठवाड़ा और विदर्भ की स्थिति ना तो बीजेपी के अनुकूल है और ना ही शिवसेना के अनुकूल है। दोनों शिवसेना को जोड़ लीजिए, लेकिन दोनों शिवसेना अपने तौर पर यहीं पर सीटें चाहती है जहां पर कांग्रेस की मजबूती है। अब कांग्रेस गठबंधन बचाए और इंडिया गठबंधन के आसरे आगे कदम बढ़ाए, या फिर इस डील को समझने की प्रक्रिया में पहली बार कांग्रेस भी आ गई। क्या वाकई ऐसा अगर हो रहा है? क्योंकि उद्धव ठाकरे के लिए यह चुनाव जीवन मरण का सवाल है। राजनीतिक तौर पर इंडिया गठबंधन में रहते हैं और सत्ता नहीं मिलती है तो पूरा हिंदुत्व का कवच जो उनके साथ रहा है वो एक झटके में भरभरा कर गिर जाएगा। और एकनाथ शिंदे उसके बाद हिंदुत्व के नेता के तौर पर और शिवसेना का जो ट्रांसफॉर्मेशन जो इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट ने करवा दिया, बाला साहब ठाकरे के बेटे को ना देकर विरासत एकनाथ शिंदे के हाथों में चुनाव चिन्ह से लेकर नाम और बाला साहब ठाकरे का चेहरा तक दे डाला, उनकी एक झटके में जीत हो जाएगी और एक बड़ा हिस्सा चुनाव के बाद ट्रांसफर कर जाएगा एकनाथ शिंदे के पास। लेकिन दूसरी तरफ बाला साहब ठाकरे से करीबी रिश्ते बीजेपी के कोई आज के नहीं रहे, आरएसएस के रिश्ते कोई आज के नहीं रहे। और क्या ठाकरे परिवार भी अब इस बात को समझ चुका है कि अगर राजनीतिक तौर पर महाराष्ट्र की राजनीति में जो नए नए कार्यक्रम, चाहे वो लाडली बहना योजना के हों, चाहे बेरोजगार युवकों को पैसा देने का हो, या जो भी योजना इस दौर में लाई गई, और एकनाथ शिंदे की पूरी राजनीति और हरियाणा चुनाव परिणामों के बाद बीजेपी का वर्चस्व इस दिशा में बढ़ चुका है कि इंडिया वहां पर जीत नहीं सकता है, तो फिर उसका अपना कैडर कैसे बचेगा? और अगले तुरंत चुनाव अगर बीएमसी का हो गया तो वहां भी उसकी राजनीति तो हाशिए पर चली जाएगी शायद। इसीलिए यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें एक तरफ उद्धव ठाकरे अपने अस्तित्व को बचाने के लिए प्लान ए और प्लान बी दोनों के साथ चल पड़े हैं, दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे इस बात को जानते हैं कि राजनीतिक तौर पर एक धागा टूटा और उसको जोड़ा गया तो गांठ तो पड़ गई, तो वो कैसे दोबारा उस खेमे के साथ खड़े हो सकते हैं। और जो खटास इस दौर में महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच उभर कर आई, उसमें शायद वो गांठ बनी रह जाएगी। तो ऐसे में क्या इसीलिए वो दरवाजा बार बार शरद पवार का ये सोचकर खटखटा रहे हैं कि चुनाव के बाद की परिस्थितियों को भी परखिए और हम भी उम्मीदवार हैं। राजनीति का यह मिजाज गठबंधन के आसरे इससे पहले कभी किसी राज्य में था ही नहीं। यह एक अनूठा राजनीतिक प्रयोग है जो महाराष्ट्र की राजनीति को भीतर से हिला चुका है। और इन सब के बीच बीजेपी को इस बात का पूरा एहसास है वो अपने बूते चुनाव नहीं जीत सकती है। इसीलिए अगर आप उसकी सीटों के वितरण को भी देखिए तो उसने किसी भी एमएलए का टिकट काटा नहीं, लेकिन कैसे कैसे लोगों को टिकट किस किस रूप में दिया। दो भाइयों को टिकट मुंबई शहर में, बांद्रा वेस्ट में देते हैं आशीष शेलार को टिकट, मलाड वेस्ट में देते हैं उनके भाई विनोद शेलार को टिकट, कल्याण ईस्ट में देते हैं सुलभा गायकवाड़ को टिकट, जिनके पति थाने में घुसकर फायरिंग करते हैं और उसके बाद से वो जेल में बंद है। उनकी पत्नी को दिया गया कल्याण ईस्ट से टिकट। जलगांव में अमोल जावले को टिकट गया, जिनके पिता पूर्व एमपी हरिभाऊ जावले हैं। भोकर नांदेड़ में वहां पर श्री जया शिंदे को टिकट दिया गया, चौहान को टिकट दिया गया जो कि अशोक चौहान की बेटी हैं। और अहमदनगर की श्रीगोंडा सीट में प्रतिभा पाचपुते को टिकट दिया गया जो एमएलए बावन राव पाचपुते की पत्नी है। यह परिस्थिति बतलाती है कि बीजेपी ने हर वो चीज पिक की, कोई भी चुनाव तो जिता दे। और यही वो रणनीति बतलाती है कि बीजेपी को इसका बाखूबी एहसास है, क्योंकि पहली बार शायद एक ऐसा चुनाव है जिसमें शिवसेना पूरी बीजेपी के साथ नहीं है और बीजेपी ने ही तोड़ा है शिवसेना को। और भावनात्मक तौर पर उद्धव ठाकरे उस भावना को लेकर पूरे महाराष्ट्र में घूमते रहे हैं और उनके साथ भावनात्मक तौर पर अगर हिंदू वोट जुट गया
तो एनसीपी और कांग्रेस के साथ जुटा हुआ जो दूसरा वोट बैंक मुस्लिमों का है, दलितों का है, संविधान को लेकर उठते हुए सवालों का है, तो फिर उसे रोक नहीं पाएंगे। लेकिन अगला सवाल यह भी है, अगर यह बाजी उद्धव ठाकरे के हाथ से फिसल गई तो उनके पास कुछ भी नहीं बचेगा। शायद इसीलिए यह चुनाव महाराष्ट्र की राजनीति में एक अभूतपूर्व सियासत की ऐसी बिसात है जिसमें कोई भी कौड़ी चल बैठे वो बता नहीं सकता है कि उसकी जीत तय है। और यही उलझन दिल्ली को परेशान कर रही है, मुंबई को परेशान कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।